हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। जब भी बात की जाती है आपके आरसीसी के अंदर डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर की, तो उसको हम वहाँ पर एज ए डिज़ाइन ऑफ कॉलम डिस्कस करते हैं। और जब डिज़ाइन ऑफ कॉलम आप डिस्कस करते हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है। इस यूनिट से अगर बात की जाए आपके एसएससी जेईई के मेंस की या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के मेंस की या किसी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की, तो आपके पास एक डिजाइन पार्ट का क्वेश्चंस डेफिनेटली बनता है, जो आपके पास 15 टू 20 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज जो हम बात करेंगे आपके वो एक्सियली लोडेड कॉलम के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एसएससी जेईई के प्रीवियस पेपर में 15 मार्क्स के लिए आपका मेंस एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपने इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर किया है तो कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हो एक्सियली लोडेड कॉलम के, तो वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको आज ये आइडिया भी मिल जाएगा कि जब भी हम डिजाइन करते हैं अपने एक्सियली लोडेड कॉलम को, तो उसके कितने केसेस यहाँ पर बनते हैं। उसके 2 केसेस बनते हैं और दोनों ही केसेस के आधार पर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी जो क्वेश्चंस आपका एसएससी जेईई में पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में, वो आपका फर्स्ट केस से पूछा गया है। तो देखते हैं सर ये कौन कौन से केसेस बनते हैं। जब भी आप एक्सियली लोडेड कॉलम को डिजाइन करते हैं तो उसके मेनली 2 केसेस बनते हैं। पहला केस में बात की जाती है आपके पास कब कि कॉलम साइज इज गिवन, कि उसने पहले से ही आपके कॉलम के साइज को मेंशन करके दिया है। और दूसरी कंडीशंस बन सकती है आपके पास कि कॉलम साइज इज नॉट गिवन, आज कॉलम का साइज नहीं दिया गया है। जब कॉलम का साइज गिवन ही नहीं होगा तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे नॉन होगी। तो उसके लिए सर आपके पास यहाँ पे उसका साइज गिवन होगा। तो साइज क्या होता है सर? b इंटू डी। b इंटू डी ये क्या होता है? आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन होता है। किस डायरेक्शन में होता है? आपका लेटरल डायरेक्शंस में होता है। उसके बाद आपको क्या मालूम होता है सर? आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी गिवन होगा एंड आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील भी गिवन होगा। क्लियर है? बट अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की, तो सेकंड केस में क्या है कि कॉलम का साइज गिवन ही नहीं है, बट वहां पर आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील आपको मेंशन होगा। तो इस कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा सर? आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेंशन होगा एंड ग्रेड ऑफ स्टील मेंशन होगा, और एक कंडीशंस होगी आपके पास लोड की। क्लियर है? हालांकि मैं इसको अभी कवर नहीं करवाऊंगा, मेरा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज वो केस फर्स्ट रहने वाला है, क्योंकि इसी केस के आधार पर आपके एग्जाम के अंदर 15 टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? अब जैसे ही सर हमारे पास कॉलम का साइज गिवन होगा तो आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड भी देगा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा सर? P से रिप्रेजेंट करूंगा। जो ये लोड है ये आपके काम का है। क्लियर है? ये लोड हो सकता है आपके पास, क्या क्या हो सकता है सर? लोड आपके पास अंडर सर्विस लोड दे सकता हो। कौन सा लोड बोल सकता है? अंडर सर्विस लोड उसने बोल दिया है। या वो क्या बोल सकता है आपके पास दूसरी कंडीशंस में? वर्किंग बोल सकता है कि वर्किंग लोड है आपके पास। कैसा लोड है? वर्किंग लोड है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है आपके पास एक्सियल लोड है। कैसा लोड है सर? आपके पास एक्सियल लोड है। अगर आपके पास लोड की इन तीनों में से कोई एक कंडीशन दे दी जाए, या हो सकता है वो कैसे बोलते हैं कि अंडर एक्सियल सर्विस लोड, तो उस कंडीशंस में आपको क्या बनाना पड़ेगा? अपने लोड को फैक्टर्ड लोड बनाना पड़ेगा। सर फैक्टर लोड क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जब भी हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम की इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, तो हम अपने लोड को क्या बनाना पड़ता है? या तो फैक्टर्ड लोड बनाना पड़ता है, या उसको अल्टीमेट लोड बनाना पड़ता है, या उसको कोलैप्स लोड बनाना पड़ता है। सेम है सारा। तो जब हम बात करते हैं इसके स्टेप की, तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या आएगा? कैलकुलेट द फैक्टर लोड। और जो यहाँ पे फैक्टर लोड को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आपके पीयू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो क्या होगा आपके पास? गिवन लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। अब जो गिवन लोड है वो आपके पास कंडीशन यहाँ पे मैंने बता दी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कितना लेना है? यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है आपको 1.5 लेना है। क्लियर है? जैसे ही आपने यहाँ पे अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको स्टेप 2 में इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी है। जब बारी आती है यहाँ पे सर इफेक्टिव लेंथ की, तो इफेक्टिव लेंथ सर किस तरह से कैलकुलेट होगा? या तो उसने बोला होगा कि अनसपोर्टेड लेंथ की बात की होगी। किसकी बात की होगी सर? उसने अनसपोर्टेड लेंथ की बात की होगी।
जैसे मैंने आपको बताया था एक लेक्चर्स में अपने कि जब हम बीम की बात करते हैं तो बीम में भी दो लेंथ आती है, एक क्लियर स्पैन होता है, एक इफेक्टिव लेंथ होता है। उसी तरह से कॉलम के केस में भी आपके पास दो तरह के स्पैन होते हैं, पहला स्पैन अनसपोर्टेड लेंथ और दूसरा होता है आपके पास इफेक्टिव लेंथ। या तो आपके पास वो अनसपोर्टेड लेंथ बोल दे और कोई भी कॉलम की कंडीशन मेंशन ना करें, कॉलम की कोई भी कंडीशन उसने मान लो मेंशन नहीं की है, ठीक है, तो आपको वहां पर जो एल इफेक्टिव लेना हो क्या लेना है, अनसपोर्टेड लेंथ का ही एल इफेक्टिव लेना है। बट अगर केस 2 हो सकता है कि सर उसने अनसपोर्टेड लेंथ भी दे दिया है और कॉलम की एंड कंडीशन भी दे दी है। कॉलम की एंड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो आपका कॉलम है वो दोनों एंड से फिक्स है या एक एंड से फिक्स है, दूसरे से फ्री है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशंस में आपके पास अगर कंडीशंस गिवन हो, कंडीशंस क्या हो आपके पास गिवन हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर सर कंडीशन है तो उस कंडीशन के आधार पर ही आपको क्या कैलकुलेट करना है, एल इफेक्टिव करना है। और ये कहां मिलेगा आपको, ये आपको टेबल दी में आ जाएगा IS 456 2000 में। वैसे मैं आपको क्वेश्चंस में सारा क्लियर करवाऊंगा, क्लियर है, तो आपको वहां से इसको कैलकुलेट करना होगा। स्टेप 2 कंप्लीट होते ही आपको स्टेप 3 में क्या देखना है, आपको स्टेप 3 में देखना है कि चेक फॉर दी स्लेंडरनेस। चेक फॉर दी स्लेंडरनेस का मतलब क्या है कि जो आपका कॉलम है वो किस टाइप का है, शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो इसके लिए आपको उसका क्या चेक करना पड़ेगा, स्लेंडरनेस लिमिट चेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्लेंडरनेस लिमिट चेक कर लेते हैं उसके बाद आपको उसका मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया चेक करना होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब भी हम कॉलम को डिजाइन करते हैं अगर आप प्रैक्टिकली उनको बना रहे हो साइट्स के अंदर तो उसको आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए तो बनाते ही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कॉलम में किसी भी प्रकार की इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड ना हो, हर कॉलम में आपकी इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड होती ही है। और जो यहाँ पे जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो क्राइटेरिया रहता है वो लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशंस रहता है। क्लियर है, तो यहां पर ये भी आपका स्टेप कवर हो जाएगा। जैसे ही आपने मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया कैलकुलेट कर दिया है उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ASC। क्लियर है, जैसे ही आपने ASC कैलकुलेट कर लिया है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टील, तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील का जितना भी क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपका उसका डाया हो गया, आपके पास नंबर ऑफ बार्स हो गए, उनकी स्पेसिंग का क्राइटेरिया हो गया, वो सब आपको कहाँ देखना है, अपने स्टेप नंबर 4 में देखना है। स्टेप नंबर 5 में जब हम बात करेंगे वो आप किसकी करेंगे, कैलकुलेट द लेटरली रेनफोर्समेंट। लेटरली रेनफोर्समेंट बोलो या आप इनको ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलो। अब ऐसा तो नहीं है कि जब आपने कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड कर दिए है तो उन बार्स को आपको क्या करके रखना है, स्टेबल करके रखना है। तो उनको स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों, कैसे स्टेबल होगी सर, क्योंकि उनमें अगर हम लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स होगी वो क्या करेगी, आपकी टिल्ट करेगी। तो उन बार्स की बकलिंग को रोकने के लिए किस डायरेक्शन में बकल करेंगे, वो लेटरल डायरेक्शन में। तो लेटरल डायरेक्शन में बकलिंग होने से अगर उन्हें बचाना है तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा डियर। क्लियर है, ये तो आपका तब है जब आपका कॉलम साइज गिवन है। बट जब आपका कॉलम साइज गिवन ही नहीं है तो उस कंडीशन में जो पहला स्टेप रहेगा सेम रहेगा, फैक्टर लोड करना है। दूसरे केस में आपका इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना है और तीसरे केस में आपको एज्यूम करना है कि जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्टील है उसका कितना होना चाहिए, 0.8 to 6% होना चाहिए। 0.8 मतलब मिनिमम कितना रहता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्टील, 0.8 रहता है और मैक्सिमम कितना रहता है सर, वो 6% रहता है। 6% बोले तो आपके पास जो मेन बार होंगी वो कैसी होंगी सर, अनलैप्ड होंगी। अगर लैपिंग बार के लिए उसने बोला है तो 6 की जगह हम क्या करेंगे सर, 4% देंगे। क्लियर है, तो इन बिटवीन आपको यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एज्यूम करना है। वो आप 1% ले सकते हैं, 2% ले सकते हैं। जैसे ही आपने वहां पर अपना
लॉन्गिट्यूडनल स्टील एज्यूम कर दिया है, उसके बाद आप कॉलम का साइज यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपने कॉलम का साइज यहाँ पे बता दिया है कि कॉलम हमारे पास स्क्वायर आया या रेक्टेंगुलर आया, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा उसकी स्लेंडरनेस। स्लेंडरनेस मतलब कि जो कॉलम है सर वो किस तरह का है, शॉर्ट कॉलम है और स्क्वायर कॉलम है। तो ये कैसे होगा आपके पास, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने कॉलम के साइज का मेंशन कर दिया होगा। क्लियर है? उसके बाद आप उसकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी बताओगे। जैसे ही आपने उसकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी ओके कर दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट करेंगे अपना किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्टील का। क्लियर है? उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है आपके पास वो आता है कैलकुलेट द लेटरल रेनफोर्समेंट। क्लियर है? तो ये सारे के सारी कंडीशन थी कि जब आपका कॉलम का साइज गिवन हो तो आपके पास कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, और जब सर कॉलम का साइज गिवन ही नहीं है तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत कम बुक में जो इस तरह से आपको मिलेगा कि या तो कॉलम का साइज जब गिवन नहीं होगा तो किस तरह से आपको डिजाइन करना है, और जब कॉलम का साइज गिवन होगा तो किस तरह से आपको एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम को डिजाइन करना है। क्लियर है? तो देखते हैं आज की अपनी प्रॉब्लम्स। ये रही प्रॉब्लम आपके एसएससी जेईई में जो 15 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। क्लियर है? तो देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि आरसीसी कॉलम ऑफ साइज 460 mm इंटू 600। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आज आपके पास क्या है सर, कॉलम का साइज मेंशन कर दिया है 460 mm इंटू 600 mm, यानी कि आपके पास b इंटू डी दे दिया है। क्लियर है? हैविंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ 3.6 मीटर। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितनी दी है, पहले से ही दी है 3.6 मीटर दी है। क्लियर है? इज टू बी डिजाइंड यूजिंग LSM, और इसको कैसे डिजाइन करना है सर, आपको LSM से डिजाइन करना है। टू सपोर्ट एंड एक्सियल सर्विस लोड। देखो मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था कि जो लोड की कंडीशन हो सकती है या तो अंडर सर्विस लोड हो सकता है, या वर्किंग लोड हो सकता है, या एक्सियल लोड हो सकता है, या दो लोडों का एक ही कॉम्बिनेशन बना सकता हो। जैसे कि उसने लिखा है कि एक्सियली सर्विस लोड, कुछ इसी तरह से उसने बोला है, कुछ ऐसे ही बोला, एक्सियल सर्विस लोड ऑफ 2500 किलो न्यूटन। कितना है, 2500 किलो न्यूटन है। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जहां पर हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज किया है, M20 यूज किया है, और आपके पास HYSD स्टील ऑफ Fe415 यूज किया है। क्लियर है? तो यहां पर आप साइड में एक डायग्राम भी साथ साथ बनाते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कन्वेंशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका डायग्राम रहता है वो आपका फ्री में मार्क्स मिलते हैं। 2 से 3 मार्क्स आपके डायग्राम के ही अट्रैक्शंस के मिलेंगे। ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर आप भी साथ साथ डायग्राम बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? क्योंकि डायग्राम ही काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास। अगर मैं इसको सॉल्व करवाने पे आऊं तो कम से कम 25 से 20-25 मिनट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बट आपको मैं यहाँ पे पूरी तरह से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई भी स्टेप्स आपका मिस ना हो, और साथ में आपका कंसेप्ट भी क्या हो, क्लियर हो। तो ये बना देता हूं मैं, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ मुझे इस तरह से दिखेगा। ठीक है? तो आज जो आपके पास है वो क्या है सर, कॉलम का साइज दिया है b इंटू डी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, डेप्थ दे दी है। डेप्थ कितनी दे दी है सर, वो आप मेंशन कीजिएगा। डेप्थ दे दी है आपके पास, दैट इज 600 mm। तो यहाँ पे लिख देते हैं 600 mm दे दी है। और यहाँ पर आपके पास विड्थ दे दी है। विड्थ कितनी दे दी है सर आपके पास, वो दे दी है सर 460 mm दे दी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर 460 mm दे दी है। तो ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका बी हो गया है जो आपके पास 460 mm दे दिया है। ठीक है? और ये क्या हो गया है सर आपके पास, ये इसका डेप्थ हो गया है। और डेप्थ कितना दे दिया है सर हमारे पास, 600 mm दे दिया है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो कॉलम होता है आपके पास, कॉलम की आपके पास मेजरली 2 ही डायरेक्शन में डायमेंशंस होती है। एक होती है सर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है। ठीक है? और दूसरी डायमेंशंस आपके होती है लेटरल डायरेक्शंस में। दूसरी होती है सर आपके लेटरल डायरेक्शंस में होती है। ठीक है? ये पॉइंट्स भी आप जानते हो। अब जब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें आता है आपके पास हाइट ऑफ द कॉलम। हाइट ऑफ द कॉलम बोलो या लेंथ ऑफ द कॉलम, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं हाइट ऑफ द कॉलम। हाइट ऑफ द कॉलम को शॉर्ट में लिख रहा हूं, या फिर लिख सकते हैं हम
लेंथ ऑफ द कॉलम, लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बट जब वो लेटरल डायरेक्शंस की बात करता हूं तो लेटरल डायरेक्शन में उसका सर विड्थ भी आता है और डेप्थ भी आता है, तो यहाँ पे इसकी सर बी भी आएगा और आपका डी भी आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम का क्रॉस सेक्शंस बोलते हैं। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई है। अब जब आपके पास कॉलम का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कैसा है सर, रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे हम एक नोट्स पॉइंट्स में लिखते जाएंगे कि जो आज आपके पास कॉलम का जो सेक्शन है, कॉलम का जो हमारे पास सेक्शन है वो कैसा है सर आपके पास, सर वो मेरे पास रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर है सर, ठीक है। जब रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर सेक्शंस में जो हम नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं वो कितनी बार प्रोवाइड करते हैं सर, 4 करते हैं स्क्वायर में, और रेक्टेंगुलर में भी करते हैं सर 4, बट सर हमें नहीं पता है कि कितनी करते हैं। तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है कि जो भी सेक्शन है, सेक्शन का आपको क्या देखना है, आपको कॉर्नर उठाना है और हर एक कॉर्नर में एक एक बार्स डाल देनी है। तो यहाँ पे मुझे कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक कॉर्नर्स में मैं बार डाल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये हो गया है, एक कॉर्नर हो गया, मैंने एक बार डाल दी, दूसरा कॉर्नर हो गया, तीसरा कॉर्नर्स हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास चौथा कॉर्नर्स हो गया। क्लियर है, तो यहां पर आप दिखा दो हो कि सर मैंने क्या प्रोवाइड कर दी है, कॉर्नर्स पे 4 बार। तो किस डायरेक्शन में आपको ये बार्स प्रोवाइड करनी है सर, आपको कौन सी डायरेक्शन में सर, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से, ये कौन सी बार है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल बार, और लॉन्गिट्यूडनल बार किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है, आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में प्रोवाइड की जाती है। तो ये हो गया मेरे पास सर एक बार, ये होगी है सर, दूसरी बार आपके पास ये हो गई है, तीसरी बार आपके पास ये होगी है, चौथी बार आपको इसके बैक में होगी। बार ज्यादा भी हो सकती है, हम अभी कैलकुलेट भी करेंगे कितनी टोटल नंबर ऑफ बार्स आती है। ये तो हमें सिर्फ अभी तक पता है, उन चीजों को ही हम यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप इसके क्रॉस सेक्शन में दिखाएंगे कि एक बार होगी सर आपके पास, यहाँ पे दूसरी बार होगी आपके पास, यहाँ पर आपके पास तीसरी बार हो गई सर, और यहाँ पर आपके पास चौथी बार होगी, 4 बार्स हो गई है। अब ध्यान दीजिए कि जब ये सर कॉलम आपके पास दिया होगा तो इस कॉलम में यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ इसका एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा, बिल्कुल होगा सर, एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा। यहाँ पर एरिया ऑफ कंक्रीट होगा तो यहाँ पर आपके पास कुछ लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर भी होगा, क्योंकि हम कॉलम की बात कर रहे हैं। अब जब आपके पास एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर होगा तो इसका ग्रॉस एरिया भी होगा, तो मैं उसको ग्रॉस एरिया भी होगा सर, मतलब एजी भी होगा, तो एजी कैसे निकलेगा आपका, बी इंटू डी करके निकलेगा। क्लियर है, तो ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पहले से ही पता होने चाहिए। क्लियर है, तो देखते हैं स्टेप नंबर 1 में आपको क्या लिखने हैं, सारे के सारे गिवन यहाँ पर लिखते जाने हैं। गिवन में आपके पास सर यहाँ पर बी दिया है, बी कितना दिया है सर मेरे पास, वो दिया है सर 460 mm दिया है। क्या दिया है सर मेरे पास, 460 mm दिया है। डी कितना दिया है सर मेरे पास, 600 mm दिया है। उसके अलावा आपके पास इफेक्टिव लेंथ दिया है, वो सर कितना दिया है, 3.6 मीटर दिया है। अब जो 3.6 मीटर है इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा मैं, mm में। तो 1 मीटर में कितने mm होते हैं आपके पास, 1000 होते हैं, तो मैं आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाता है मेरे पास, 3600 mm बन जाता है। क्लियर है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी होगा, ग्रेड ऑफ स्टील भी होगा, FCK होगा और आपके पास FY होगा। तो देख लेते हैं क्या दिया है। FCK आपके पास कितना दिया है सर, M20 दिया है, और FY आपके पास 415 दिया है, ठीक है। और लोड कितना दिया है, सर्विस लोड 2500 किलो न्यूटन दिया है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर FCK हमारे पास 20 मेगा पास्कल दिया है, और FY आपके पास 415 मेगा पास्कल दिया है। उसके अलावा और क्या दिया आपके पास, लोड दिया है, कौन सा लोड बोल रहा है वो, एक्सियली सर्विस लोड बोल रहा है। कितना दिया है सर, 2500 किलो न्यूटन दिया है। इस 2500 किलो न्यूटन को चाहो तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 2500 इंटू 10 रेज़ की पावर 3, तो किस में आ गया सर, न्यूटन में आ गया। क्लियर है, तो अब हमारे पास यहाँ पे लोड गिवन है, तो इस लोड को मैंने क्या करना है, इसको मुझे फैक्टर लोड बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं ये काफी काम के हैं, कि या तो आपके पास वो अंडर सर्विस लोड दे सकता है, या फिर वो क्या बोल दे आपके पास, वर्किंग लोड बोल दे, या क्या बोल दे सर, वर्किंग लोड बोल दे। वर्किंग लोड नहीं बोलेगा तो आपके पास वो एक्सियल लोड बोल देगा, ठीक है।
इन तीनों ही टाइप्स के लोड को आपका रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा सर, आपका P से रिप्रेजेंट किया जाएगा। या उसने पहले से ही मेंशन करके दिया है कि कोलैप्स लोड है या अल्टीमेट लोड है या सर आपका फैक्टर्ड लोड है, या आपका फैक्टर्ड लोड है। तो इन तीनों ही लोड को भी किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा सर, आपके PU से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आज तो कंडीशंस ये वाली है, तो जब ये वाली कंडीशन है तो आपको क्या करना है, आपको उसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर लोड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है सर, वो आपके P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो P जो होता है आपके पास गिवन PU, फैक्टर लोड बोले तो PU, दिस इज द PU क्या है, फैक्टर लोड या कोलैप्स लोड या अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू गिवन लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब अगर आपके पास गिवन लोड की बात कर लेते हैं तो आपके पास 2500 किलो न्यूटन ही ले लेते हैं इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, 1.5 लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3750 किलो न्यूटन आ जाएगा। अगर मैं उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहूं तो 3750 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ गया आपके पास। क्लियर है? तो यहां से मुझे क्या मिल गया है, अपना लोड मिल गया है। क्लियर है? चेक भी कर लेते हैं, कर ही लो जरा आप। 2500 को 1.5 से 2500 गुना 1.5 कैसे से करता हूं, 3750 ही आएगा आपके पास। क्लियर है? पहला स्टेप्स आपका क्लियर हो गया है। दूसरे स्टेप्स में आपको क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ मैंने नहीं बताया है क्योंकि उसने पहले से ही इफेक्टिव लेंथ यहां पर कैलकुलेट कर रखी है। अगर इफेक्टिव लेंथ नहीं होती है तो कुछ ना कुछ कंडीशन दे दी होती है, जब कंडीशन दे दी होती तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जो मुझे गिवन में जरूरत थी, मुझे किसकी थी सर, PU की थी। तो कितना है मेरे पास, तो ये आ गया 3750 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन की जगह, किलो न्यूटन की जगह क्या आ गया, अब ये न्यूटन आ गया है। क्लियर है? तो ये वाला स्टेप्स भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द स्लेंडरनेस ऑफ कॉलम। स्लेंडरनेस ऑफ कॉलम का मतलब क्या है कि जो आपका कॉलम है वो किस टाइप के कॉलम है, टाइप्स ऑफ कॉलम बताना आपको। क्या बताना है, टाइप्स ऑफ कॉलम बताना है। और जो टाइप्स ऑफ कॉलम हो सकता है वो सर आपके पास शॉर्ट कॉलम भी हो सकता है सर बिल्कुल, और आपके पास सर वो लॉन्ग कॉलम भी हो सकता है ना भाई। तो लॉन्ग कॉलम भी आपके पास हो सकता है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो आपको मैंने जब प्रीवियस लेक्चर्स जो मेरे आपके ऑनलाइन इंजीनियरिंग में होंगे तो वहां पे हमने कॉलम की क्लासिफिकेशंस को बताया था कि जी कॉलम की जो क्लासिफिकेशंस होती है उसको हम स्लेंडरनेस रेशो के आधार पे भी क्लासिफाइड करते हैं। उसमें से आपकी अगर स्लेंडरनेस रेशो लेस देन 3 रहा तो उस कंडीशंस में आपको क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। पेडेस्टल भी आपके पास क्या होता है, एक कंप्रेशन मेंबर होता है। दूसरा रहता है कि अगर स्लेंडरनेस रेशो 3 से ज्यादा हो और 12 से कम हो तो उस कंडीशन में उसको शॉर्ट कॉलम बोला जाता है। बट अगर स्लेंडरनेस रेशो 12 और 12 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में उसको लॉन्ग कॉलम बोला जाता है। क्लियर है? बट नॉट 60, बट 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब आप आरसीसी कॉलम को डिजाइन कर रहे हो। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं स्लेंडरनेस रेशो की, तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, आपके पास इफेक्टिव लेंथ अपॉन आपके पास होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशंस होता है। ये किस केस में है सर, आपके आरसीसी के अंदर है। बट जब हम सॉम की बात करते हैं तो सॉम में क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशो इफेक्टिव लेंथ अपॉन आपके पास रेडियस ऑफ मीन रेडियस जायरेशन, ठीक है, या लीस्ट मीन रेडियस जायरेशन होता है, लीस्ट रेडियस जायरेशन। क्लियर है? किसमें है सर ये आपका, ये सर सॉम के अंदर है। ठीक है, आरसीसी में होगा आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशंस। अब जो ये लीस्ट लेटरल डायमेंशंस होती है ये किस डायरेक्शन में होती है आपकी, ये होती है सर आपकी लेटरल डायरेक्शन में। तो लीस्ट लेटरल मतलब b इंटू डी, बी और डी का जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका लीस्ट लेटरल कहलाएगा। तो यहाँ पे b 460 है, d 600 है, तो लीस्ट क्या हुआ, इन दोनों में मिनिमम क्या है आपका, b मिनिमम है, तो 460 होगा। क्लियर है? तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम, मेरा जो कॉलम होगा वो शॉर्ट कॉलम होगा, है ना। पहला केस ले लेता हूं मैं कि इन केस ऑफ शॉर्ट कॉलम, कि मान लेते हैं आपके पास शॉर्ट कॉलम होगा। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं।
तो जब शॉर्ट कॉलम होगा तो जो स्लेंडरनेस रेशो होगा आपके पास वो 3 से तो बड़ा होगा बट 12 से छोटा होगा। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है आपके पास, ये होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशंस इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 12। और जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ होगा उसको हम एजीटी लिखेंगे LE। अब जो आपके पास लीस्ट लेटरल हो सकता है वो सर आपके पास B भी हो सकता है और आपके पास D भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर B कितना है सर मेरे पास, ये तो सर 460 mm है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ B कितना है सर 460 mm है और D क्या है आपके पास 600 mm है। तो इन दोनों का लिस्ट क्या हुआ 460 हुआ। तो मैं यहाँ पर B लिख लेता हूँ, B इज ग्रेटर देन 3। क्या होगा आपके पास ग्रेटर देन 3 लेस देन 12। क्लियर है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम LE इफेक्टिव लेंथ कितना था आपके पास 3600, तो 3600 mm डिवाइडेड बाय B क्या है आपके पास सर 460 mm है। 460 mm ये 3 से तो बड़ा होना चाहिए बट 12 से छोटा होना चाहिए। तो आपका कॉलम कैसा होगा, शॉर्ट कॉलम होगा। तो देखिएगा 3600 डिवाइडेड बाय 460 कितना है आपके पास 7.82 आया। तो यहां से जब सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 7.82। तो जो 7.82 है वो 3 से तो बड़ा है बट 12 से छोटा है। तो इसका मतलब जो आपका ये कॉलम है किस तरह का कॉलम है सर, शॉर्ट कॉलम है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपको कॉलम डिजाइन करना है, कॉलम इज डिजाइन फॉर शॉर्ट कॉलम। कैसा है, शॉर्ट कॉलम है। ठीक है, और शॉर्ट कॉलम भी कैसा है आपके पास, ये सभी पता है सर, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, कैसा है सर, रेक्टेंगुलर है। क्लियर है? तो ये आपको स्टेप नंबर 2 से क्लियर हो गया है। अब बारी करते हैं अपनी स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 में अब हम क्या देखेंगे, डिटरमाइन द मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसेंट्रिसिटी के आधार पे भी आपके जो कॉलम होते हैं उनको 3 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला होता है आपके पास एक्सियली लोडेड कॉलम और दूसरा होता है आपके पास एक्सियली इसेंट्रिक लोडेड कॉलम, या उसको हम यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम बोल सकते हैं। और लास्ट में हो सकता है आपके पास बाई एक्सियली लोडेड कॉलम हो सकता है। अगर मैं एक्सियली लोडेड कॉलम की बात करता हूं तो उस कंडीशन में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 होती है। वो आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी कॉलम नहीं होता है कि जिसकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है। इसेंट्रिसिटी 0 का मतलब है कि जो कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है वो उसके सीजी के साथ मैच कर रहा है। तो ऐसा डिजाइन में पॉसिबल है, बट जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो प्रैक्टिकली उसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉलम में कुछ ना कुछ कर्वेचर तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ उसका पार्ट शिफ्ट करेगा ही करेगा, तो उसके अंदर इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड होगी। कोई भी कॉलम है बट उस हर कॉलम को हम कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो डिजाइन करना ही पड़ता है। कितना सर, आपके पास लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशंस के लिए। तो अगर हम जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो क्राइटेरिया चेक करते हैं उसके लिए आपके पास 2 केसेस बनते हैं। पहला केसेस बन सकता है कि सेक्शन आपके पास कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो और सर्कुलर हो। तो उस कंडीशन में जो ई मिनिमम बनता है वो मैक्सिमम होता है आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशंस डिवाइडेड बाय 30 और 20 mm व्हिचएवर इज मैक्सिमम। उसी तरह से अगर आपका सेक्शन कैसा हो, ना तो सर रेक्टेंगुलर है, ना सर और स्क्वायर है और ना ही सर्कुलर है, तो उस कंडीशन में जो हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, LE आएगा। अब यहाँ पर LE बोले तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय 300 और 20 mm व्हिचएवर इज मैक्सिमम। तो आपको ये वाला केस करना है। क्लियर है? अब जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया आया ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने कॉलम को डिजाइन किया होगा तो उसको डिजाइन करते वक्त आपने कुछ उसके लेटर लोड्स को काउंट नहीं किया होगा। साथ ही आपने हो सकता है कि कुछ आपको बनाते वक्त आपने उसका मिस अलाइनमेंट किया हो। क्लियर है? प्रॉपर्ली आपने जब कंक्रीटिंग की प्रपोर्शन नहीं की हो सकता है जब कंक्रीट की प्रपोर्शन कर दी है, बाद में जब जैसे ही वो कॉलम आपका तैयार हो गया हो आपने उसके अंदर प्रॉपर टैंपिंग ना की हो, क्यूरिंग ना की हो। तो ये सारे रीजन रहते हैं। इन सभी रीजन के मद्देनजर रखते हुए हम अपने हर एक कॉलम को मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते हैं। वो चाहे एक्सियली लोडेड कॉलम हो, चाहे यूनी एक्सियली लोडेड कॉलम हो, चाहे आपके पास बाई एक्सियली लोडेड कॉलम हो।
ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हम अपने कॉलम को ट्रूली एक्सियल लोडेड के लिए डिजाइन करें। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा जो क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बनाने की कोशिश की थी कि क्रॉस सेक्शन कुछ आपके पास ऐसा था। मान लेते हैं ये आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। क्लियर है? इस कॉलम के क्रॉस सेक्शंस में मेरे पास ये क्या है सर, इसका एक्स एक्सिस है और ये हो गया आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, सॉरी ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया है और ये आपका वाई एक्सिस हो गया है। अगर मैं बात करता हूं इसकी विड्थ की, तो विड्थ कितनी हुई सर यहाँ पर 460 mm हुई। और अगर मैं उसी तरह से इसकी डेप्थ की बात करता हूं तो डेप्थ कितनी हुई सर इसकी, ये आपके पास 600 mm होगी। क्लियर है? तो जो मुझे मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक करनी है वो उसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी चेक करनी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी चेक करनी है। क्लियर है? तो अब यहां पर देखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो ये क्या रहेगा फॉर्मूला, तो ये रहेगा आपके पास ई एक्स मिनिमम। ई एक्स मिनिमम क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम हो जाएगा किस किस का, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस, अब लीस्ट लेटरल की जगह क्या आएगा, आप सभी जानते हैं कि लीस्ट लेटरल आपके पास बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब आप जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके किस सेक्शन को कट कर रहा है सर, उसकी डेप्थ को कट कर रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है सर, d/30 करना है और आपके पास ये हो गया है 20 mm। क्लियर है? और इस कंडीशन में जो आपका ई एक्स मिनिमम होना चाहिए वो आपके पास लेस देन 0.5% या पूरा लिख दो 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लीस्ट लेटरल क्या होगा, डी की जगह यहाँ पर आपको डी लेना है क्योंकि जब आप डी के कॉरस्पॉन्ड कर रहे हो। उसी तरह से आपको ई वाई देखना है, ई वाई मिनिमम। तो ई वाई मिनिमम क्या होगा सर आपके पास, ये होगा मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस, अब आप वाई वाई के लॉन्ग देख रहे हैं तो वाई वाई के लॉन्ग आप किस सेक्शन को कट कर रहे हैं, उसकी विड्थ को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा b डिवाइडेड बाय 30 और ये हो जाएगा आपके पास 20 mm। क्लियर है? इसमें से जो मैक्सिमम आएगा, बट जो आपका ई वाई मिनिमम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, लेस देन इक्वल टू 0.05 ऑफ लीस्ट लेटरल। यहाँ पे लीस्ट लेटरल क्या है सर, बी है, तो ये बी है। ये अगर दोनों ही कंडीशंस ओके हैं तभी आप इस सेक्शन को मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो हमारे पास आज जो कॉलम का जो सेक्शन दिया था वो कैसा था सर, वो रेक्टेंगुलर था। कैसा था, रेक्टेंगुलर था। अब जब रेक्टेंगुलर था तो इस केस में जो हमारा ई एक्स मिनिमम रहेगा, ई एक्स मिनिमम जो रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, वो सर मैक्सिमम रहेगा आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस d/30 और आपके पास 20 mm। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ कितना है आपके पास 3600 बटा 500 प्लस डी कितना है मेरे पास 600 डिवाइडेड बाय 30 और आपके पास 20 mm। क्लियर है? तो यहाँ पर जब हम 36/500 करेंगे, 3600 डिवाइडेड बाय 500 तो आपके पास कितना आएगा सर 7.2। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 7.2 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो यहाँ से कितना बना ये सर टोटल, तो ये बना 27.2 mm बना है और यहाँ पर आपके पास ये 20 mm बना है। आपको तो मैक्सिमम लेना है, तो जो ई एक्स मिनिमम आपके पास यहाँ से आएगा वो शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मैक्सिमम 27.2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ई एक्स के लॉन्ग आपने यहाँ पर देख लिया है। अब उसी तरह से ई वाई के लॉन्ग देखना है, तो ई वाई सॉरी ये तो आपने देख लिया है। अब इसका क्राइटेरिया भी चेक कर लेना है कि जो ई एक्स मिनिमम होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 0.05 होना चाहिए। तो जो ई एक्स मिनिमम आपके पास होना चाहिए, ई एक्स जो मिनिमम होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0.05 और लीस्ट लेटरल क्या है, डी है। तो ई एक्स मिनिमम कितना है सर 27.2 mm इज लेस देन 0.05 इंटू डी। डी कितना है आपके पास सर, ये है मेरे पास 600। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27.2 mm इज लेस देन है आपका ये कितना आ जाएगा 30 mm के आसपास। तो कंडीशंस क्या है सर, ओके है।
कंडीशंस क्या है, ओके है। ये तो मैंने x के अलोंग निकाला है। अब ई वाई के अलोंग मैं निकाल लेता हूं, तो ई वाई के अलोंग आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो ई वाई जो मिनिमम रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा सर, वो मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम रहेगा आपके पास L अनसपोर्टेड लैंड डिवाइडेड बाय 500 प्लस B बाय 30 और 20 mm। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ई वाई मिनिमम जो आपके पास यहाँ पे रहेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा आपके पास। L कितना है, 3600 है, डिवाइडेड बाय आपके पास 500 हो गया है, प्लस B कितना है, 460 है, डिवाइडेड बाय 30 है, और आपके पास 20 mm है। ठीक है, तो 36 डिवाइडेड बाय 500 कितना आएगा आपके पास, 7.2। तो ये तो हो गया है 7.2, और आपके पास 460 बटे 30 ये कितना हो गया है, 15.33। 15.33। तो इसको सॉल्व करेंगे 7.2 के साथ, ऐड किया तो कितना आया, 25। तो ये आ जाएगा आपके पास 22 पॉइंट कितना आया है, 22.5 mm, और ये आपके पास आ गया दैट इज 20 mm। क्लियर है। तो आपके पास ई वाई मिनिमम क्या है, ई वाई मिनिमम शुड नॉट बी मोर देन, आपके पास किससे ज्यादा नहीं जा सकता, 22.5 mm से ज्यादा नहीं जा सकता। तो कंडीशन जब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो ई वाई मिनिमम आपके पास होता है लेस देन इक्वल टू 0.05 ऑफ लीस्ट लेटरल के लिए आप बी करेंगे, क्योंकि आप बी वाला वाई के लोग देख रहे हैं। तो आपके पास जो ई वाई मिनिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22.5 इज लेस देन 0.05 इंटू B460। तो ये जब हम करेंगे 22.5 इज लेस देन है आपके पास 0.05 इंटू 460, कितना है आपके पास, 23। तो 23, तो मामला क्या है सर आपका, ओके है। क्लियर है। तो इसी तरह से आपने क्या कर दिया है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट कर दिया है, उसके x के अलोंग भी और उसके y के अलोंग भी, दोनों ही कंडीशंस को आपने सेटिस्फाई करवा दिया है, और सिंपल आपने पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी देख लिया है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे आप, डिटरमाइन द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील, मतलब ASC आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ASC कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब भी हम कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं जनरल इक्वेशन से, वो आपके पास ये है। कैसे निकलती है कि जो भी लोड होगा आपके पास कॉलम में, लोड टेकन बाय कंक्रीट प्लस लोड टेकन बाय स्टील होगा। तो यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशंस आपके पास पहले से ही लिखी है, आप इनको ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास कैसा हो, ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम हो। ट्रूली एक्सियल लोडेड मतलब कि वहां पर इसेंट्रिसिटी 0 है। इसेंट्रिसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि जो कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है उसके सीजी से पास हो रहा है, बट ऐसा कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट आपको अगर ऐसा कंडीशन दे दें, आपके पास ट्रूली एक्सियल की दे दें, तो आपको बिल्कुल एजिटेट करना है। बट अगर उसमें LSM लिखा है तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में आपके पास क्या बनेगा, 0.45 FCK इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.75 Fy इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। अब इसी फॉर्मूले को आपने क्या कर देना है, इसको 10% रिड्यूस कर देना है। 10% रिड्यूस मतलब आपको क्या कर देना है, इसी को Pu इज इक्वल टू 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन को। 45 FCK एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.75 is Fy एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। तो आपको जो फाइनल रिलेशन मिल जाएगा वो आपके पास कुछ इस तरह से मिल जाएगा, क्योंकि आपको हर कॉलम को मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना, और जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना तो आपको ये वाली इक्वेशंस याद रखनी। तो ये जो आपके पास जनरल इक्वेशंस बनी मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाली, तो यहाँ पर आपके पास ASC भी लिखा है। तो जब ASC लिखा है तो यहाँ से आप एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर एरिया ऑफ कंक्रीट भी निकाल सकते हो। क्लियर है। तो इसी इक्वेशंस को मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगा। तो जो अब हमारे पास Pu जो हो जाएगा वो 0.4 FCK इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.67 Fy इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है। कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले ग्रॉस एरिया देखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर देखिएगा पीछे कि जो आपका ये
कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होगा तो उसका कुछ ना कुछ ग्रॉस एरिया भी होगा। तो ग्रॉस एरिया क्या है आपके पास, B इंटू डी है। तो जब ग्रॉस एरिया की बात करेंगे तो उसमें आपके पास कंक्रीट का एरिया भी आएगा और स्टील का एरिया भी आएगा। तो यहाँ पे आप उसको कुछ कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं अगर बात करता हूँ किसकी, कि जो सर ग्रॉस एरिया होता है वो क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर होता है। क्लियर है? तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ग्रॉस एरिया की, तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, कुछ यहीं पे कर लेते हैं इसको भाई। तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, तो B इंटू डी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं B इंटू डी। तो ये हो सकता है सर B इंटू डी माइनस ASC। तो आपके पास B कितना है सर, B है 460 mm इंटू आपके पास 600 mm माइनस ASC। तो आप चाहो तो इसी जनरल इक्वेशंस को आप इसमें फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने ये पूरा कैलकुलेट कर दिया है, तो देखिएगा कैलकुलेट करके 460 इंटू 600। तो आपके पास कितना बना है यहाँ पर, तो ये बना 2761 या आपके पास 2200 माइनस ASC। क्लियर है? तो आप इस जनरल इक्वेशंस को यहाँ पे पुट कीजिएगा, ये वाली आप यहाँ पे पुट कीजिएगा। तो ये क्या बनी आपके पास, तो दैट इज PU इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट की जगह एरिया ऑफ ग्रॉस माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.67 इंटू FY इंटू ASC। ठीक है? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास PU गिवन है। PU क्या हमारे पास सर, ये आया था 3750 इंटू 10 डेज की पावर 3 इज इक्वल टू 0.4। FCK कितना है 20 है। AG कितना आपके पास 27600 या 000 है, देख लीजिए दोबारा से कितना है, 000 है। 000 माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.67 इंटू F415 इंटू ASCA। ये कर दिया है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ASC निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर दो, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5710 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है? 0.04 mm स्क्वायर आपके पास आ गया है। क्लियर है? ये तो क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। तो ये है आपके पास रिक्वायर्ड, कि कम से कम जब आपका लोड इतना है, कितना है 3750 इंटू 10 डेज की पावर 3 न्यूटन, तो आपको कम से कम इतना एरिया तो रिक्वायर्ड होता ही है। अगर मैं बात करता हूं मिनिमम ASC की, तो अगर हम देखते हैं ASC मिनिमम, तो ASC मिनिमम कितना होता है सर आपके पास, होता है 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया होता है, कुछ यही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8%। तो ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ग्रॉस 460 इंटू डी कितना है 600 है। सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 27600, ये पहले से आ गया है, इंटू डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 100 कितना है आपके पास 2208। तो ये आ जाएगा आपके पास 2208 mm स्क्वायर। कि जो आपके पास कम से कम शरिया जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 2208 mm स्क्वायर का होना चाहिए इस क्रॉस सेक्शन के लिए। बट आपके पास आया कितना 5710 आया, यानी कि इतना रिक्वायर्ड आया। क्लियर है? जब इतना रिक्वायर्ड आया तो अब आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, अब आप एज्यूम कर सकते हैं डाया ऑफ बार। यहाँ पर अब आप पे डिपेंड है कि आप यहाँ पर कितना डाया ऑफ बार एज्यूम करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं 36 mm रख लेता हूँ, आप रख सकते हो 25 रख सकते हो, 20 रख सकते हो, जितना मर्जी आपके मन करे आप रख सकते हो। बट मैं कितना एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर 25 mm का डाया रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेजेस बना देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एज्यूम दी डाया ऑफ मेन बार। मैंने कितना लिया है, मैंने 36 mm लिया है। तो एरिया ऑफ वन बार क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ वन बार, तो एरिया ऑफ वन बार हो जाएगा आपके पास π/4 इंटू 36 का स्क्वायर। तो देखिएगा कितना एरिया है आपके पास, π/4 को करेंगे तो 0.7854 इंटू 36 इंटू 36 कितना है आपके पास
1017.18 mm² है। ये तो आपके पास आया है कौन सा, एक बार का एरिया, बट यहाँ पर आपके पास क्या आया है सर, रिक्वायर्ड आया। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बार्स जो आपके पास आएगा वो आएगा ASC रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार हो गया। ASC रिक्वायर्ड कितना है आपके पास, 5710.04 डिवाइडेड बाय 1017.18। ठीक है, तो कीजिएगा जरा, 5710.04 डिवाइडेड बाय 1017.18। तो यहां से कितनी बार आ गई आपके पास, 5.6 समथिंग आ रही है। कितनी आ रही है आपके पास, 5.61 बार्स आ रही है आपके पास, यानी कि राउंड ऑफ बार कितनी आ रही है आपके पास, 6 बार्स आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। बट आपका सेक्शन कैसा है, आपका सेक्शन तो सर यहाँ पर कैसा है सर, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर में आपने ऑलरेडी कम से कम कितनी बार प्रोवाइड की है, 4 बार प्रोवाइड की है। तो आप यहाँ पर 6 बार चाहो तो 6 बार तो प्रोवाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप 6 की जगह कितनी बार प्रोवाइड कर सकते हैं, आप नियर अबाउट 8 बार यूज कर सकते हैं। या आपके पास हो सकता है मैं 32 का डाया रख लेता हूँ, क्या देखता हूँ मैं 32 का भी रख के देख लेता हूँ। अगर आप 36 नहीं रखना है तो 32 का देख लेते हैं, तो हो जाएगा 0.5710.04 डिवाइडेड बाय यस। तो ये तो आपने 6 बार है, 6 बार की जगह आप चाहो तो 8 बार भी प्रोवाइड कर लेते हैं। एज्यूम मैं दोबारा से कर लेता हूं, एज्यूम द डाया ऑफ मेन बार, मैंने कितना लिया है आपके पास, 32 mm ले लिया है। तो यहां पर आपके पास एरिया ऑफ 1 बार क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ 1 बार वही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ 1 बार आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4 इंटू 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.7854 इंटू 32 इंटू 32 कितना है आपके पास, 804 समथिंग आएगा, 804.24 mm² आ गया आपके पास, इतना आया। तो आपके पास फिर से नंबर ऑफ बार निकाल सकते हो, n निकाल सकते हैं, तो n क्या होगा, ASC रिक्वायर्ड हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5710.04 डिवाइडेड बाय 804.24। तो देखिएगा यहाँ पर 5710.04 डिवाइडेड बाय 804.24 कितना है आपके पास, 7.09, 7.09। अब आप इसको 7.09 को क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ आप 8 बार्स कर सकते हैं। तो आपके पास कितनी बार्स आ गई है, आपके पास टोटल 8 बार आ गई है। क्लियर है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। आप चाहो तो अब इन टोटल 8 बार का एरिया भी निकाल सकते हो। जैसे आपने 1 बार का एरिया निकाला था 804.24, तो 8 बार का जो एरिया निकल के आ जाएगा वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बार का एरिया आया था आपके पास 804.32, तो ये हो जाएगा 804.32 इंटू 8। तो आपके पास एरिया कितना है यहाँ पर, 6434 आया, यानी कि 6434 आया आपके पास, 6434.56 mm² आया है। ठीक है, ये तो है आपके पास 8 बार का एरिया। आपने मिनिमम क्राइटेरिया भी देख लिया है, तो अब आप मैक्सिमम भी देख लेते हैं। ASC मैक्सिमम कितना होता है सर, 6% होता है। तो 6/100 इंटू B इंटू D, तो 460 इंटू D कितना है आपके पास, 600 है। तो ये भी आप देख लेते हैं। तो 460 इंटू 600 डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैक्सिमम कितना है आपके पास, ये आया है 16,560, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पर अपना एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं 16,560 का प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो कम से कम आप प्रोवाइड कर सकते थे, मिनिमम जो प्रोवाइड कर सकते थे वो 2208 प्रोवाइड कर सकते थे। क्लियर है, तो इस तरह से आपने इसको भी यहाँ पर देख लिया है। टोटल बार जो आप आज आपके पास आई वो कितनी बार आई सर, 8 बार आई। तो यहाँ पर इन 8 बार को हम कुछ मेंशन करके यहाँ पर देखने वाले हैं। आपने कितनी बार दिखा दी थी, 4 बार।
अब 4 बार में से आप सभी को पता है कि इन 2 बार्स, ये जो आपके पास है, इन बार्स को होल्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टीरअप्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा तो उस कंडीशंस को देखते हैं पहले। हालांकि मैं भी बताऊंगा 8 बार को कैसे आपको दिखाना है, पहले आप देख लेते हैं लेटरल रेनफोर्समेंट। लेटरल रेनफोर्समेंट बोलो या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलो, ये क्या करती है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार को बकलिंग होने से बचाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर है जो आपका लेटरल रेनफोर्समेंट होता है वो आपका 2 तरह से हो सकता है। वो आपका लेटरल टाइज की फॉर्म में हो सकता है, जिसको आप एज ए लिंक्स बोल सकते हैं, और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है सर, स्पाइरल रेनफोर्समेंट हो सकता है, जिसको आप एज ए हेलिकल रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। उसका यूज हम सर्कुलर कॉलम में करते हैं। बट जो लेटरल टाइज का यूज होता है ये आपके सेपरेटिंग रिंग की फॉर्म में होता है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम पे करते हैं। तो हम बात आती है सबसे पहले कि जो डाया ऑफ लेटरल टाइज या लिंक होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा 1/4 डाया ऑफ मेन बार का और 6 mm। क्लियर है? तो हम देखते हैं डाया ऑफ लेटरल टाइज जो रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, वो सर मैक्सिमम रहेगा 1/4 डाया ऑफ मेन बार, डाया ऑफ मेन बार, और आपके पास ये हो जाएगा 6 mm। ये तो ओल्ड कोड के मुताबिक था, बट 6 mm की जगह आपको अब 8 mm भी याद रखना है। ये किसके अकॉर्डिंग है, IS 13920 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास लेटरल टाइज का, तो ये हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम इज 1/4 इंटू डाया ऑफ मेन बार। आपने कितना लिया है, मैंने यहाँ पे 2 बार बताया आपको। आप चाहो तो 36 mm वाला भी करो, बट ये जो 6 बार है उसको आपको राउंड ऑफ किसके इक्वल करना पड़ेगा, 8 बार के इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर है? बट आपको बेटर है कि आप 32 का ले लो। तो 32 बार लिया तो आपने यहाँ पर मैक्सिमम एक ही साइज के लिए, तो ये हो गया आपके पास 32, और यहाँ पर आपके पास 6 mm। बट आपके पास नए कोड के मुताबिक 8 mm भी रख सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो 8 ही आया, तो यहाँ से आपके पास 3 बनेंगे, मतलब 8 mm, और जो ओल्ड कोड में लिखा था वो आपके पास 6 mm था, बट अब जो है वो 8 mm ही है। तो यहाँ पर जो डाया ऑफ लेटरल टाइज आप प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड, वो कितने करेंगे सर, वो आपकी 8 mm प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे उनकी स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग की जब बात की जाएगी, जिसको आप पिच बोलते हैं, तो ये पिच का क्राइटेरिया क्या होता है, पिच का क्राइटेरिया होता है कि लेस देन लीस्ट लेटरल डायमेंशन और 16 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार। और जो डाया ऑफ मेन बार का होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब स्मॉलेस्ट वाला होगा। अगर आपने 2 डिफरेंट साइज के बार यूज किए हैं, सपोज आपने एक 32 का ले लिया, एक आपने 16 का ले लिया है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे मिनिमम आएगा 16। क्लियर है? बट इस कंडीशंस में आएगा आपका मैक्सिमम। क्लियर है? तो आपने तो एक ही किया तो आपका एक ही आएगा। तो पिच जो आपके पास होगा वो मैं लिख सकता हूं, शुड नॉट बी मोर देन, आपके पास लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, लीस्ट लेटरल डायमेंशंस आपका बी भी हो सकता है और आपका डी भी हो सकता है। बी है आपके पास यहाँ पर 460 mm है, ठीक है, 460 mm है, और डी कितना है सर, 600 mm है। तो लिस्ट क्या हुआ है सर उसका, तो लिस्ट तो आपका पास 460 mm हुआ इसका, ठीक है, और दूसरा है आपके पास 300 mm हुआ, तो इसको भी आप 300 mm, और तीसरा है क्राइटेरिया 16 टाइम्स डाया ऑफ द मेन बार। तो 16 टाइम डाया ऑफ द मेन बार कितना है आपके पास, 32 है। तो 16 36 नहीं है, 32 है। तो आप जब 16 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 × 32, तो आपके पास कितना आ गया, 512 आ गया है। तो ये 512 mm आ गया है। तो इस कंडीशंस में जो आपका पिच रहना चाहिए, जो पिच आपके पास आया पिच, वो क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन, इनसे बड़ा मतलब छोटा होना चाहिए इन तीनों का, 460, 300, 512। तो क्या होगा, शुड नॉट 300 mm। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि जब आपने डाया ऑफ लेटरल टाइज 8 mm प्रोवाइड की, 8 mm प्रोवाइडेड, तो उस कंडीशंस में जो आपकी स्पेसिंग रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी आपके पास कितनी रहेगी, 300 रहेगी, 300 mm रहेगी, ठीक है। और ये आप सभी जानते हैं कि जो आपका स्पेसिंग का जो क्राइटेरिया रहता है, ये तो सॉरी पिच की स्पेसिंग है, वो 300 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वो 300 से ज्यादा एक्सीड कर जाएगी तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, एडिशनल बार्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो देख लेते हैं यहाँ पर,
क्लियर है? तो इतना सारा जितना आपका डिजाइन वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप इमेज पे आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल बार कितनी है? 8 बार थी। अब देखिएगा यहाँ पे मैं इसको प्रिवेंट होने से बचाने से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेटरल टाइज प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर इसके राउंड ऑफ मैंने ये प्रोवाइड कर दी है आपकी, दैट इज क्या, कुछ इस तरह से, पूरी तरह से नहीं बनेगा, कुछ एग्जैक्ट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ इस तरह से। ये कौन सी डाली मैंने? ये दिस इज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, या बोल सकते हैं लेटरल टाइज। ठीक है, अब ये जो लेटरल टाइज है यहाँ पे देखिए ओवरऑल डेप्थ कितना है आपके पास? 600 mm है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे तो इसकी स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। तो जब मैं स्पेसिंग फाइंड आउट करूंगा तो स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है? ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। तो जो क्लियर कवर्स भी आप यहाँ पे कम से कम जो प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे सर? वो आप 40 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे भी जो आप कवर्स प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे सर? 40 mm का प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम इसकी स्पेसिंग की बात करते हैं तो स्पेसिंग क्या होता है वो भी आप यहीं पे लिख देते हैं। ये यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। जो स्पेसिंग होती है आपके पास दैट इज स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या रहती है आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स की? और रहती है ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। ओवरऑल डेप्थ कितनी है सर? 600 है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। तो 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर कितना है आपके पास? 40 है। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग आई हो तो आपके पास कितनी आ गई है? 520 आ गई है। और आपने कहा है कि जो सर स्पेसिंग होती है हमारे पास वो शुड नॉट एक्सीड 300 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए स्पेसिंग, यानी कि आपकी सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए सर? 300 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये तो आपके पास 300 से ज्यादा एक्सीड कर रही है तो 500 है। तो उस कंडीशंस में क्या करना है आपको? इन बार्स के इन बिटवीन बार प्रोवाइड कर देना। तो आप क्या कर दीजिएगा? 520 का क्या कर दीजिएगा? आप आधा कर दीजिएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 260 mm आ जाएगा। 260 mm लेस देन 300 है? बिल्कुल सर 300 है। तो इसके इन बिटवीन आप क्या प्रोवाइड कर दीजिएगा? एक और एडिशनल बार प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो ये मैंने एडिशनल बार प्रोवाइड कर दी यहाँ पर। तो ये टोटल बार कितनी होगी आपके पास? 8 बार तो हो गई। ठीक है, तो आप इसको भी आप चाहो तो इसको कुछ इस पेशेंस में बना सकते हो, इस पेशेंस में बना सकते हो, इस पेशेंस में बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास है इसका डाया कितना लिया था आपने सर? इसका लिया था आपने 32 mm का लिया था, 32 mm का। ये जो आपके पास लेटरल टाइज थी इसका डाया कितना लिया था सर? आपने 8 mm का लिया था, 8 mm का लिया था। क्लियर है? तो इस तरह से आपने अपना पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। बट अब आपको इनको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ तो दिखा दिया सर ये आपके पास क्या है? दैट इज लेटरल टाइज। तो आपको यहाँ पे लिख सकता हूं मैं दैट इज लेटरल टाइज। बट यहाँ पे नहीं दिखाई सर, तो यहाँ पे भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी लेटरल टाइज दिखाई देंगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके बीच की स्पेसिंग को हम बोलते हैं स्पेसिंग, पिच बोलते हैं। ये हो गया आपके पास पिच। और जो पिच होगा आपके पास शुड नॉट एक्सीड, क्वेश्चंस में 300 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी लेटरल रेनफोर्समेंट की। ठीक है, और इसके अगर मैं डाया की बात करता हूं तो इसका जो डाया रहेगा आपके पास वो 8 mm का रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिजाइन करके भी दिखा दिया है डियर। आपने भी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक डिटेल से जाना है। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो जितना आपको लर्न हो सकता है उसको लर्न करने की आदत डालिएगा। शॉर्टकट मत भागिएगा, शॉर्टकट भागोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको इसी पेशेंस में स्टडी करनी है। आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन करवाया। अरे भाई मैंने आपको समझाया और उसके साथ 10 एडिशनल बातें बताई है जो आपके एग्जाम को काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बेटर होगा इस तरह के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा डियर।